So, hello everyone. So today we are going to start that new topic, new lecture, new series, which is we call electro. Sorry, electrostatics. So what is electrostatics? So electrostatics बेसिकली होती क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नाम से ही क्लियर है ना, चार्ज जो है हमारा स्टेशनरी स्टेट में होगा. ठीक है, तो स्टेशनरी स्टेट में चार्ज के होने का मतलब क्या है? मतलब वो नहीं मूव कर रहा है. बेसिक मतलब है कि चार्ज जो है वो नहीं मूव कर रहा है. चार्ज नहीं मूव कर रहा है मतलब वो एक जगह है रखा हुआ, तो वो वहीं पे रखा हुआ है. अच्छा, इस स्टेट में उसके आसपास की चलने वाली चीज़ों को, मतलब उसके एनवायरनमेंट, हम किसी भी मतलब उसके फ्रेम में अगर कोई और चार्ज है तो उस पर लगने वाला फोर्स और फिर पोटेंशियल वगैरह, तो ये सब बेसिक चीज़ें इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे. तो बेसिक इसमें दो टॉपिक आते हैं, तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला टॉपिक इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है तो हमें सबसे पहले क्या जानना है? फोर्स के बारे में. इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, फोर्स से जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे, बात करेंगे पोटेंशियल की. वी से हम लिखते हैं पोटेंशियल. ठीक है, थोड़ी राइटिंग गंदी है लेकिन ट्राई टू टॉलरेट. तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? तो हमने स्टेशनरी चार्ज की बात करी. ये हमारा स्टेशनरी चार्ज है, रुका हुआ है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो अच्छा हाँ, एक और बात, हम ओवरऑल मतलब एवरी टाइम पूरे ही कोर्स में उसके आगे जितने भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इवन इन मैग्नेटिज्म, हम लोग हर जगह इसी चार्ज के बारे में बात करेंगे. तो कभी कभी ये घूम रहा होगा, मूव कर रहा होगा, कभी कभी स्टेशनरी होगा, और कभी कभी एक्सेलरेट कर रहा होगा. तो बेसिकली उसकी जो ब्रांचेज है ना, जो हमने बताई तुम्हें, इलेक्ट्रोस्टैट्स, दैट इज़ द चार्ज विच इज़ स्टेशनरी. उसके बाद जो आती है हमारी बात कि चार्ज मूव कर रहा है, तो चार्ज मूव कर रहा है तो इट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड. तो उसको मैग्नेटोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, यानी जो करंट है, मूविंग करंट, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है. फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कैसे चार्ज एक्सेलरेट करने लगता है, और एक्सेलरेटिंग मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाती है हमारी एक ईएम वेव को. ये सारी चीज़ें हम लोग इस आगे डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो शुरुआत जो हमने यहाँ से करी है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि चार्ज हमारा स्टेशनरी है. तो बेसिक ये मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में बताने वाला था और ये फिर से बता दिया हमने. ठीक है, तो हमारा ये चार्ज स्टेशनरी है. अब ये कुछ फील्ड बनाता है. ठीक है, तो हर एक चार्ज जो है वो कुछ ना कुछ फील्ड बनाता है. फील्ड जिस तरह से हम ये डायग्राम बना रहे हैं ना, वो एज इट इज़ बनेगी फील्ड का. अगर कोई आदमी विजुअलाइजेशन करता है ना, फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन. ठीक है, तो जितना अच्छा विजुअलाइजेशन होगा उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनती है तुम्हारी फिज़िक्स के प्रति, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी होती. सो दिस इज़ वी कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. ई फील्ड, ई फील्ड लिख रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड. अच्छा, ये हमने पॉजिटिव चार्ज बनाया और उसमें कुछ एरो बनाए हैं जो कि पॉइंटिंग आउटवर्ड है. तो दैट इज़ बेसिकली शोइंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलती है. ये हमारी बेसिक मतलब बात हो गई. अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में, ये 12th क्लास में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती हैं और वो कैसे पॉजिटिव से नेगेटिव जाती हैं, और ये सारी चीज़ें ना, उनकी प्रॉपर्टीज़. दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो हमें एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिल जाएंगी. ठीक है, हमको फिर क्या कहते हैं, चार्ज कहाँ जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा. बेसिक चीज़ है. ठीक है, तो इसीलिए कभी भी नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. उसके बाद कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स लूप नहीं बनाती हैं, क्लोज लूप नहीं बनाती हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती हैं ना, वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, ये भी पता होगा. तो ये सब बेसिक बातें हो गई. अच्छा, अब नेगेटिव चार्ज के लिए, चलो ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज था हमारा, ये नेगेटिव चार्ज, इसके लिए फील्ड कैसी बनेगी? तो इसके लिए ये
अंदर की तरफ पॉइंट कर रही होगी, ठीक है। ये हो गया हमारा बेसिक डिस्कशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, इसके लिए फील्ड अंदर की तरफ पॉइंट कर रही है। ये हमारा नेगेटिव चार्ज था। अच्छा, अब बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? तो अगर हमने एक चार्ज ले रखा है, एक और चार्ज ले लेते हैं, एक और चार्ज ले लिया, ठीक है। ये कुछ चार्ज रखे हैं, इसको 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, इसको 3 कहते हैं। यहाँ पे 3 चार्ज हैं और एक ये हमारा यहाँ पे छोटा सा टेस्ट चार्ज है। तो बेसिकली अगर हम टेस्ट चार्ज वहाँ पे लेके आएंगे तो ये हर एक चार्ज इस पर कितना फोर्स लगाएगा, या फिर हर एक चार्ज पर इसकी कितनी फील्ड, इसकी वजह से अगर हम इस वाले चार्ज यानी कि Q1 की वजह से इस पर फील्ड निकालेंगे तो वो कितनी आएगी। तो फील्ड और फोर्स की जब हम बात करेंगे ना, तब हम लोग देखेंगे एक प्रिंसिपल के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। तो बेसिकली बुक्स में सिर्फ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में ये दे रखा है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है, इसको कहते हैं सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बेसिकली क्या कहता है कि इस Q1 की वजह से, इस पूरे सिस्टम की वजह से अगर हमको इस पे टेस्ट चार्ज पे फोर्स निकालना है, तो इस Q1 की वजह से इस पे फोर्स निकाल लें, फिर Q2 की वजह से इस पे फोर्स निकाल लें, और Q3 की वजह से इस पे फोर्स निकाल लें। तो हमारा नेट जो आएगा ना, वो हमारा सबका इंडिविजुअल सम हो जाएगा, ठीक है। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा बेसिक डिस्कशन हो गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है। अच्छा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक और बात कहता है, ये तो ठीक है, ये बात हो गई। अब जब हमने कहा ना कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मतलब कोई और चीज़ उस पर इफेक्ट नहीं करेगी, जैसे हमारा Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है और इसका एक सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, और इसकी वजह से हम इस टेस्ट चार्ज पे निकाल रहे हैं, तो सिंपली हमारा Q1 की वजह से फोर्स प्लस Q2 की वजह से फोर्स। अब अगर Q1 मूव कर रहा है, और Q2 भी हमारा टेस्ट चार्ज भी मूव कर रहा है, तो इसका कोई इस पर असर नहीं पड़ने वाला है। तो इफ़ द चार्ज आर द फंक्शन ऑफ टाइम, then also the same principle still exist, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फिर भी वैलिड होगा और हम लोग फिर भी उनके इंडिविजुअल, यही कहता है, मतलब आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि चार्ज जो है ना, चार्ज वो हर एक मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कांस्टेंट होता है। जैसे स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, वैसे ही चार्ज भी कांस्टेंट होता है। ये आइंस्टाइन ने कहा था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। तो उन्होंने कुछ चीज़ों को कांस्टेंट बताया था, उसमें चार्ज एक है, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बताया था, वो भी कांस्टेंट होती, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कुछ उसको वेरीफाई भी करता है, ठीक है। अब बात आती है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है वो है कूलम्स लॉ। अच्छा, कूलम्स लॉ होता क्या है? तो मैं पहले तो डेफिनेशन बता देते हैं। कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ बेसिकली एक बात कहता है कि जो हमारा फोर्स होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ द डिस्टेंस। इनवर्स ऑफ द डिस्टेंस मतलब विच डिस्टेंस? सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ चार्ज Q, ठीक है, एंड देयर इज अनदर चार्ज वी से प्लस 2Q, ठीक है। द सेपरेशन मतलब दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, द डिस्टेंस सेपरेटिंग दम इज वी से R1, ठीक है, R1 विच इज़ अ वेक्टर। तो हम कहते हैं कि ये जो हमारी R1 डिस्टेंस इनको सेपरेट कर रही है ना, दैट डिस्टेंस विच मतलब दोनों के बीच ही डिस्टेंस जो दोनों को विच इज़ सेपरेटिंग दम, दैट डिस्टेंस मतलब उस डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ इसको कहते हैं हम लोग, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पहली बात हो गई। दूसरी बात, जो फोर्स होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के। ये क्या है भाई? मतलब प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के। और उसके बाद में फोर्स हमारा, ये जनरल डेरिवेशन है, मतलब ऐसा होगा
उसके बाद हम फोर्स को हम कुछ इस स्टेटमेंट में लिख सकते हैं Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर हमारा प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, तो हम फोर्स को K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया। तो ये कांस्टेंट होता है, इसकी कुछ वैल्यू आती है, ये सब हम लोग 12th में कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें K की वैल्यू आती है हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, ठीक है। और इसकी भी अपनी कुछ वैल्यू होती है। तो हमारी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा इसकी यूनिट हो गई। तो ये हमारी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट जो होता है ना परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस के लिए होता है। तो अगर हम किसी मीडियम की बात करेंगे तो वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट बदल जाएगा। तो उसके बीच में एक रिलेशन आता है, एप्सिलॉन विच इज़ रिलेटिव परमिटिविटी बराबर होती है K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट के। तो ये रिलेशन याद रखना, ये आगे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये बेसिक कूलम्स लॉ का डिस्कशन हो गया यहाँ तक। तो हमारा फोर्स बराबर होता है, ये एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देखा होगा। तो हाँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये बेसिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे हम लोग कोई वेक्टर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि हम लोग हायर क्लासेस में हैं, तो यहाँ पे हम ये सिंपल 12th क्लास वाला डेरिवेशन नहीं करते हैं। हम फोर्स को एज अ वेक्टर क्वांटिटी डिफ़ाइन करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी के टर्म्स में लिखेंगे, और उसके बाद में हम लोग डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में फोर्स किस तरह का दिखेगा और किस तरह का होगा, तो उसकी बात करेंगे यहाँ पे। अच्छा, तो हम इसको फोर्स को जब हम वेक्टर में लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में, तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यानी ये हमारा Q चार्ज जिसकी हम बात कर रहे थे, और ये Q कोई भी दूसरा चार्ज, मतलब दो चार्जेस के बीच का फोर्स है ये, ठीक है। आर स्क्वायर आर कैप, जहाँ पे आर स्क्वायर एक वेक्टर है, ठीक है। तो ये हमारा फोर्स हो गया, वेक्टर फॉर्म इसकी हो गई। अच्छा, आगे हम लोग आने वाली वीडियो में, अगली वीडियो में देखते हैं कि किस तरह से फोर्स को हम लोग अलग अलग चार्ज फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, और दो चार्जेस के मतलब एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर हम मान के चलते, तो वहाँ से दोनों की बीच की डिस्टेंस निकाल के फिर उसका दोनों की मतलब फ्रेम एक आर वेक्टर निकालेंगे, R1 वेक्टर, फिर R2 वेक्टर निकालते हैं, उसके बाद दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, R1 माइनस R2 करते हैं। फिर इस तरह से हम लोग कैसे उनके पोजीशन वेक्टर निकालते हैं और फोर्स कैसे निकालेंगे इन टर्म्स में, वो भी देखेंगे। तो ये हमारा बेसिक डिस्कशन था यहाँ पे कूलम्स लॉ जो हमने 12th में पढ़ रखा ना, ये 12th वाले का रिवीजन था। तो इतना अगर ये बेसिक हैं, इतनी अगर नहीं आती हैं, तो फिर देखना, बुक्स पढ़ना, 12th की बुक दोबारा पढ़ना, इतना आना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू। हम कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगले टॉपिक में।